फर्स्ट ईयर बीए फर्स्ट ईयर की पहली क्लास हम लेने जा रहे हैं होम साइंस की। और जो सब्जेक्ट है वो है पारिवारिक संसाधन प्रबंधन। इसका हम सबसे पहले पाठ्यक्रम डिस्कस करेंगे। ये होम साइंस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आपके फर्स्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट्स होंगे, सेकेंड ईयर में 2 होंगे और थर्ड ईयर में 2 होंगे। तो जितने भी आपके जैसे फर्स्ट ईयर में है, एक तो पारिवारिक संसाधन प्रबंधन और दूसरा है आहार नियोजन। तो ये दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं, और बल्कि मैं ये कहूँगी कि सेकेंड ईयर में भी थर्ड ईयर में भी तीनों ही साल में जो आपके सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं वो सारे अप्लाइड सब्जेक्ट हैं। अप्लाइड सब्जेक्ट मतलब जो हमारी रोज की ज़िंदगी में अप्लाई किए जा सकते हैं, रोज की ज़िंदगी में काम में लिए जा सकते हैं। तो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स रखे हैं होम साइंस में वो सारे अप्लाइड हैं, उनको प्रैक्टिकली आप अपना सकते हैं। और ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपके डे टू डे लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले सब्जेक्ट्स हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है पारिवारिक संसाधन प्रबंधन, ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपको मैनेजमेंट सिखाया जाता है। ज़्यादातर जो आपके घर में आपके फैमिली में किस प्रकार से आप प्रबंधन करें जिससे कि आपका जो घर है या आपकी जो लाइफ है वो एक सुचारू रूप से चल सके और आपको कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े। तो ये पारिवारिक संसाधन प्रबंधन है। इसमें इसका क्या पाठ्यक्रम है ये मैं आपको भी बताऊंगी। तो इसका ये जो पेपर है ये 50 नंबर का पेपर है। इसका 50 नंबर का ही प्रैक्टिकल है और 50 नंबर का ही थियरी है, ठीक है। और इसमें 3 इकाई है, 3 इकाई में ये बटा हुआ है। इसकी प्रथम इकाई हम आज डिस्कस करेंगे। प्रथम इकाई में जो है वो आवास से रिलेटेड है, हाउस से रिलेटेड है। हाउस प्लानिंग कैसे की जाती है, घर कैसे बनाया जाए, घर बनाते समय कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम दिमाग में रखते हुए हम अपना घर बनाएंगे, क्योंकि हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, मूलभूत हमारी आवश्यकता है, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकान जो है वो, मकान या आवास जो है वो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। 3 हमारी मूलभूत आवश्यकता है, उनमें से एक है मकान। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। या तो हम अपना खुद का मकान बना के रहते हैं या हम किराए का मकान लेते हैं। दोनों ही सूरतों में हमें ये देखना पड़ता है कि हम जो मकान ले रहे हैं वो वर्थ है या नहीं है। मकान लेते समय हम बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारे पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं जिससे कि हमें आगे हमारी जो लाइफ है वो सुचारू रूप से चल सके। जैसे आस पड़ोस, घर जो है वो कहाँ पर है, वहाँ पे पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, बिजली की व्यवस्था है, रोड्स बनी हुई हैं कि नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद उसकी कनेक्टिविटी कैसी है, हम कॉलेज जाएंगे तो कितनी देर में पहुँचेंगे, स्कूल जाएंगे तो कितनी देर में पहुँचेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे तो कितनी देर में पहुँचेंगे, बाज़ार जाएंगे तो हम कितनी देर में पहुँचेंगे, वहाँ का जो लोकल मार्केट है वो कैसा है। बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं तब जाके हम मकान लेते हैं। तो मकान जो है वो ऐसे नहीं होता कि आज लिया फिर छोड़ा, फिर कल ले लिया, फिर परसों ले लिया, ऐसा नहीं होता। एक बार ही हम लेते हैं। किराए का मकान भी अगर हम लेते हैं तो कम से कम 1-2 साल के लिए तो लेते ही हैं। तो वो जो पीरियड है वो पीरियड हमारा शांतिपूर्वक खुशनुमा बीते, इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर ही मकान का चयन करते हैं। तो इसमें इकाई 1 में सबसे पहला है परिवार के लिए आवास की आवश्यकता एवं इसके कार्य। परिवार जो है उसके लिए आवास की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हम अगर आवास में रहते हैं तो हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है। और उसके आवास के कार्य क्या होते हैं? हमें
बाहर की जो विपदाएं हैं उनसे बचाता है, हमें सुरक्षित रखता है, हमें हमारी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करता है। हम हमारे हिसाब से उस मकान में रह सकते हैं, उस आवास में रह सकते हैं। तो बहुत सारी इसकी आवश्यकताएं हैं, बहुत सारे इसके कार्य हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहला टॉपिक है। दूसरा है गृह निर्माण योजना के सिद्धांत। यदि हम अपना घर बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हम मकान बनाएं। तो ये अगर हमें पहले से पता होगा कि अच्छा हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो जो चीज़ हमें हमारे दिमाग में वो तो रहती ही है, साथ ही साथ हमें पूरा मार्गदर्शन मिल जाता है कि हमें घर बनाना है तो कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाना है। तो ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहला है विभिन्न पहलू। हम कहाँ पर मकान लें, कैसा मकान लें या कैसा मकान बनवाएं, किस लोकेलिटी में बनवाएं। तो हमें बहुत सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मकान लेते हैं हम। जैसे कि हमारी फैमिली की क्या आवश्यकता है, हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य जो हैं वो घर से बाहर नौकरी पे जाते हैं, कितने सदस्य हैं जो स्कूल जाते हैं, कितने सदस्य हैं जो कॉलेज जाते हैं, कितने सदस्य हैं जो वृद्ध हैं जो घर पे ही रहते हैं, और घर के जो सदस्य हैं उनको कौन सी लोकेलिटी सूट करेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान में रखते हुए, जिन पहलुओं को हम ध्यान में रखते हुए मकान खरीदते हैं या बनवाते हैं। फिर है संभावनाएं। इसमें क्या संभावनाएं हैं। हम जैसे मकान, कई बार ऐसा होता है कि हमें एक फ्लैट नहीं चाहिए होता है, इंडिपेंडेंट मकान चाहिए होता है। ज़्यादातर शहरों में इंडिपेंडेंट मकान जो है वो शहर से दूर होता है, थोड़ी दूरी उसकी ज़्यादा होती है। तो इसमें यहाँ पर डेवलप होने की क्या क्या संभावनाएं हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है, शुरू में हम लेते हैं तो हमें लगता है बहुत दूर है एरिया, फिर जब हम रहने लग जाते हैं तो वहाँ पर हमें सारे संसाधन हमारे जुट जाते हैं और हमें ऐसा लगने लगता है कि ये तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसलिए उसकी संभावनाएं क्या है, विकसित होने की क्या संभावना है उसकी, और बहुत सारी संभावनाएं हम ध्यान में रखते हैं। फिर है कमरों का समूहीकरण। हम जो मकान लेंगे तो उसमें हम कौन से कमरे कहाँ बनवाएंगे, कितने कमरों की आवश्यकता है, हमारी कौन कौन सी एक्टिविटी है, कितने सदस्य हैं हमारे घर में, उनकी क्या आवश्यकता है, उनके हिसाब से हम कमरे बनवाते हैं। फिर है उस मकान में कितना फैलाव है, मतलब कितनी तरह से हम उसका नक्शा बना सकते हैं, कितना मतलब उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं मकान में, ये है। फिर उसके बाद गोपनीयता, फिर उसके बाद आमुख दिशा विन्यास। ये भी हमें ध्यान में रखना कि कौन सी दिशा का मकान हमको चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा धूप चाहिए या धूप जाती हुई चाहिए या आती हुई चाहिए, या हमारा जो मकान का जो डायरेक्शन है वो ऐसा होना चाहिए जहाँ पे धूप नहीं पड़ती हो। तो बहुत सारी चीज़ें जिनको हम ध्यान में रखते हुए मकान को लेते हैं। फिर है आने जाने का रास्ता, आने जाने की स्पेस कितनी है वहाँ पर, फिर परिवर्तनशीलता कितनी है उस मकान में, हम कैसे कैसे परिवर्तन ला सकते हैं या नहीं ला सकते। फिर उसमें बृहत्ता कितनी है, कितना बड़ा है, कितना मतलब जितना बड़ा होगा उतनी परिवर्तनशीलता ज़्यादा होगी। फिर सुंदरता में भी किस प्रकार का है, उसमें आर्थिक लागत कितनी लगेगी, उसका संवातन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हेल्थ के लिए कि उसमें हम प्रॉपर संवातन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अगर बीच का मकान है, इधर उधर मकान बना है, चारों तरफ मकान बने हुए हैं, तो उसमें संवातन की प्रॉब्लम आएगी। तो ये है। फिर उसके बाद उसकी बनावट कैसी होगी, विद्युत, पानी, मलमूत्र का निष्कासन, इनकी व्यवस्था क्या है, किस प्रकार से इनकी जो निष्कासन है वो कैसे होता है, विद्युत व्यवस्था क्या है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट की है, कौन सी है। और इसके अलावा पानी कितना आता है, पानी उस एरिया में है या नहीं है। जैसे मकान लेते हैं तो ये भी देखते हैं कि इस एरिया में पानी आता है या नहीं आता है, पानी की समस्या तो नहीं है, तो ये भी है।
फिर उसके बाद है स्थान का चयन। स्थान का चयन जो है वो मतलब कहाँ पर किस जगह हमें मकान लेना है, कौन से एरिया में। तो वो पूरी सिटी में एरियाज डिवाइडेड है, उनमें से हमें कौन से एरिया में लेना है ये हर व्यक्ति की पसंद और नापसंद होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये एरिया दूर है, ये एरिया पास है इसलिए ये अच्छा है, ये दूर है इसलिए बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति को अपना एक एरिया डिफाइंड होता है और उसको वही एरिया अच्छा लगता है। तो ये है। फिर उसका आकार कितना होगा, भूमि के प्रकार यहाँ पे क्या है, भूमि कैसी है, किस प्रकार की है, ये भी देखना जरूरी है। फिर उसकी बनावट कैसी होगी, उसका अभिमुखीकरण कैसा है, मतलब किस दिशा में है, किस ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, तो ये सब भी देखना पड़ता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें है आंतरिक सज्जा के तत्व एवं सिद्धांत। कला के तत्व, कला के सिद्धांत आप पढ़ते हैं तो वो इसमें आता है, इसके अंतर्गत आता है। और उसके बाद गृह सज्जा, इंटीरियर डेकोरेशन में लाइट और कलर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं ये भी आप पढ़ेंगे अभी। अच्छा, उसके बाद है फ्लोर डेकोरेशन में कला के तत्वों का प्रयोग। जो हम फर्श सज्जा करते हैं, तरह तरह की फर्श सज्जा हम करते हैं, या तो कालीन बिछा के, या स्टिकर्स लगा के, या रंगोली बना के, अदना बना के, मांडना बना के, बहुत तरह तरह की फ्लोर डेकोरेशन होती है। तो उसमें हम कैसे कला के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए फर्श की सज्जा करते हैं, क्योंकि जब हम इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सज्जा करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी, ज़्यादा सिस्टमेटिक होगी, और हमें उसका पता चल जाएगा कि ये चीज़ कहाँ पर अच्छी लगेगी, ये डेकोरेशन कहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ हमें तभी पता चल सकती है जबकि हम कला के सिद्धांतों का ध्यान में रखते हुए, कला के तत्वों को ध्यान में रखते हुए, सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हम वो करते हैं। तो ये हो गया। फिर उसके बाद है मेज व्यवस्था एवं शिष्टाचार। ये बताना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हर व्यक्ति को, मैं तो कहती हूँ फैमिली के हर मेंबर को ये पता होना चाहिए कि टेबल एटिकेट्स क्या है, मेज शिष्टाचार क्या होती है। तो मेज व्यवस्था कैसे की जाती है, अलग अलग ओकेजन पर अलग अलग तरह की मेज व्यवस्था है। जैसे औपचारिक जो हम खाना सर्व करते हैं तो वो औपचारिक विधि से, तो उसकी अलग व्यवस्था होती है। कौन सी शैली से, भारतीय शैली से या विदेशी शैली से आप खाने की व्यवस्था करेंगे, मतलब उसके मेज की व्यवस्था करेंगे, तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो और उसके बाद फिर मेज पे आप किस प्रकार से आपका शिष्टाचार होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सीखने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले तो आपके गृह निर्माण योजना आएगी, और घर को बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्थान का चयन कैसे करना चाहिए, तो ये सारा हमारे हाउसिंग में आ जाएगा। और उसके बाद इंटीरियर डेकोरेशन का कुछ पार्ट है आपके, तो वो इंटीरियर डेकोरेशन बताया जाएगा। उसी में ही फ्लोर डेकोरेशन का भी के बारे में भी आपको बताया जाएगा। और लास्ट का जो ये फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है वो है मेज व्यवस्था एवं शिष्टाचार। तो ये भी सीखने की ज़रूरत होती है और ये आना बहुत ज़रूरी होता है। एक तरह से ये भी मैनेजमेंट में आ जाता है। हम कैसे घर का मैनेजमेंट करते हैं उसमें मेज शिष्टाचार और मेज व्यवस्था ये दोनों भी आ जाते हैं। तो आज हम इसका सिलेबस, आज हमने इकाई 1 का सिलेबस डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इकाई 2 करेंगे। तो इस तरह से ये आज की जो बीए फर्स्ट ईयर की जो पाठ्यक्रम है उसको हमने डिस्कस किया है। तो यही हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।